नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुक पिलो यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको मिलते हैं हाई क्वालिटी बुक समरीज जो पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टिंग रिलेटेड होती है। ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने को एक ऐसी स्ट्रैटेजी मानते हैं जिसे वो अवॉइड करना चाहते हैं, और आज भी स्टॉक मार्केट के बारे में लोगों का यही मानना है कि ये एक सट्टा बाजार है जहां पर लक पर पैसे बनते हैं, ना कि नॉलेज एंड स्किल पे। इसीलिए लोगों को ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डेंजरस भी लगता है, और वो ये सोचकर अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये सिर्फ फाइनेंस एक्सपर्ट के लिए ही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास एक मोबाइल है और बस कुछ पैसे हैं स्टार्ट करने के लिए, जो 100 रुपए भी हो सकते हैं, तब भी आप स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स अचीव कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग बुक की समरी शेयर करने वाला हूं, जिसे पूरा समझने के बाद आप सिर्फ 15 मिनट्स अपने हफ्ते के देकर स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकते हैं और काफी अच्छा रिटर्न्स अचीव कर सकते हैं, और ये सिंपल भी है। जिस बुक की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है रूल नंबर 1, द सिंपल स्ट्रैटेजी फॉर सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग इन ओनली 15 मिनट्स अ वीक, जिसे लिखा है फिल टाउन ने। फिल टाउन एक सेल्फ मेड मिलियनियर है जिन्होंने स्टॉक मार्केट से अपने $1000 को $1 मिलियन में कन्वर्ट किया, वो भी सिर्फ 5 सालों में। और उन्होंने जो भी सीखा है अपने इस जर्नी में, उन्होंने इस बुक में बहुत ही इजी वर्ड्स में समझाया भी है। इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी नंबर 1 है, यू डोंट हैव टू बी अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट टू बिकम एन इन्वेस्टर। यानी ऑथर ये कहते हैं कि आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए, और ना ही आपको डिग्रीज या कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए अच्छे रिटर्न्स कमाने के लिए। ऑथर फिल ये मानते हैं कि आपको ट्रिक्स नहीं सीखना है फाइनेंशियल एक्सपर्ट से, बल्कि आपको मनी मैनेजमेंट स्किल डेवलप करनी है, जिसके लिए आपको किसी का भी पेड कंसल्टेंसी लेने की जरूरत नहीं है। कुल 4 मनी मैनेजमेंट स्किल्स हैं जो ऑथर हमें रेकमेंड करते हैं। पहला है सेट रियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल्स। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको ये कहा कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उन 100 रुपए को आप 1 करोड़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते सिर्फ एक हफ्ते में। अगर हम रूल ऑफ 72 का यूज करें, जो हमें ये कैलकुलेट करने में हेल्प करता है कि हमारे इन्वेस्टेड पैसे कितने दिनों में डबल होने वाले हैं, तो चलिए पता करते हैं कि आपके 100 रुपए कितने दिनों या सालों में डबल हो जाएंगे अगर आप उसे ऐसे ही इन्वेस्ट करके छोड़ दोगे। तो रूल ऑफ 72 का फॉर्मूला है 72 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट। तो मान लेते हैं कि आपके पैसे 15% से ग्रो होंगे, जो कि स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली पॉसिबल है। तो 72 डिवाइडेड बाय 15 यानी 4.8 ईयर्स में आपके 100 रुपए 200 रुपए बन जाएंगे। यानी अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 2 लाख रुपए बन जाएंगे विद इन 5 ईयर्स। तो अगर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो आपके 1 लाख रुपए अगर आप बैंक में छोड़ देंगे तो 72 डिवाइडेड बाय 6 विच इज 12 ईयर्स, यानी बैंक में वही पैसे आपको 12 साल लग जाएंगे डबल होने में। इसीलिए ऑथर हमें कहते हैं कि हमें रियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल्स बनाने चाहिए, जिससे कि हम सही ट्रैक पे रहें और डिसअपॉइंटेड ना हो जाए। दूसरा स्किल है फॉलोइंग अ पर्सनल बजट। हमें हर मंथ अपना एक बजट मेंटेन करना है, इसीलिए हमें 50-30-20 रूल का यूज करना है। 50% पैसे आपको एसेंशियल्स एंड नेसेसरी चीजों पर खर्च करना है, जैसे कि फूड, रेंट, मेडिसिन। 30% आपको उन पे खर्च करना है जो इम्पोर्टेंट है लेकिन नेसेसरी नहीं है, जैसे कपड़े, शॉपिंग, ट्रैवलिंग, और 20% आपको सेव करना है। पर्सनल बजट बहुत सारे कंट्रीज में बचपन से सिखाया जाता है और हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट भी है। तीसरा स्किल है रिड्यूसिंग एक्सपेंसेस, यानी ओवरऑल हमें अपने खर्चे कम करने हैं। लिविंग बिलो योर मीन्स, यानी खर्चे कम, इनकम ज्यादा पर फोकस करना है। चौथा स्किल है बीइंग कंसिस्टेंट, यानी आपको अपने गोल्स पर कंसिस्टेंट रहना है, इम्पल्सिव खर्चे नहीं करने हैं, और अपने डिसीजन को क्वेश्चन करना है कि क्या आपको सच में नए एक्सपेंसिव फोन की जरूरत है, क्या ये आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है, और क्या आप इसे लॉन्ग टर्म तक यूज करने वाले हो या नहीं। तो ऑथर के अनुसार ये 4 स्किल्स हमें डेवलप करनी चाहिए अगर हमें अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है। तो साथ ही साथ ऑथर रेकमेंड करते हैं कि हमें आज से ही थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना चाहिए कि वहाँ पे क्या चल रहा है। आजकल इंटरनेट में इतने सारे वेबसाइट्स हैं जिसकी मदद से हम किसी भी स्टॉक का हिस्ट्रीज, चार्ट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, एनुअल रिपोर्ट्स एंड फ्यूचर ट्रेंड्स पता कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट जैसे moneycontrol.com, nscindia.com, bscindia.com, इकोनॉमिक टाइम्स मार्केट, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट आपको मिल जाएंगे। अगर आप एवरीडे 5 मिनट भी इन वेबसाइट्स पर स्पेंड करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा स्टॉक इन्वेस्टिंग में। एक लौता रूल है स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा कमाने के लिए, वो है
बाइंग स्टॉक एट लोअर प्राइस एंड सेलिंग दैट सेम स्टॉक एट हायर प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 100 रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो अगर मैं आपकी सिचुएशन में होता तो मैं सबसे पहले टॉप कंपनीज के बारे में रिसर्च करता जिनके शेयर्स 100 रुपए से कम में ट्रेड कर रहे हैं, और ये आप सिंपल गूगल भी कर सकते हैं। 2022 में एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि सेक्टर्स जैसे केमिकल्स, बैंक, फार्मा, टेक्सटाइल एंड आईटी काफी अच्छा करने वाला है। चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में अच्छा रिटर्न्स कमा सकते हैं विदाउट कोई एक्सपर्टीज के। NHPC स्टॉक, जिसका अभी प्राइस चल रहा है 31.5 रुपीज, और पिछले 6 महीनों में इस स्टॉक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अप्रोक्सीमेटली 21% का रिटर्न दिया है, और पिछले एक साल में 27% का। NHPC लिमिटेड यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन एक इंडियन गवर्नमेंट हाइड्रो पावर बोर्ड है जिसकी ओनरशिप मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जहां पर पानी की मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे। जैसे बहुत सारे डैम्स हैं इंडिया में, और फिलहाल NHPC लिमिटेड कंपनी और भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे काम कर रही है, जैसे सोलर एनर्जी, जियोथर्मल, टाइडल एंड विंड एनर्जी। तो इस स्टॉक में भी आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं सिर्फ 100 रुपए से कम प्राइस में। अगर एक और स्टॉक का एग्जांपल दूं जो 100 रुपए से कम में ट्रेड कर रहा है, जो अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है बहुतों के लिए, वो है गोकुल आर्गो रिसोर्सेज लिमिटेड कंपनी, जिसका शेयर प्राइस है 77 रुपीज, और पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने 300% का रिटर्न दिया है। ये कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिबल, नॉन एडिबल एंड मील्स मैन्युफैक्चर करती है, जिनका फैक्ट्री गांधीधाम गुजरात में है। तो ऐसे आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जिनके बारे में अगर आप 5 मिनट भी पढ़ोगे तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, और डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में भी आपको पता लग जाएगा। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर कल को आपको अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है। अगर कुछ सालों पहले आपने कुछ परसेंटेज ऑफ मनी अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता तो आप कैलकुलेट खुद ही कर सकते हैं कि आपके पैसे कितने ज्यादा ग्रो हो सकते थे कंपेयर टू बैंक्स में पैसे को रखकर। तो ऑथर का स्ट्रैटेजी बिल्कुल वर्क करता है कि हमें फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए, बस हमें स्टार्ट करना है अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट मैंडेटरी है, जो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से फ्री में ओपन करवा सकते हैं बिना कोई पेपर वर्क के। तो आज ही अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन करवा ले अगर आपने अभी तक ओपन नहीं करवाया है तो। दूसरा स्ट्रैटेजी जो मैंने इस बुक से सीखा है वो है डाइवर्सिफिकेशन एंड होल्डिंग नॉट सूटेड फॉर बिगिनर्स। हम सभी ने अक्सर ये सुना है कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए और लॉन्ग टर्म तक होल्ड भी करना चाहिए, और मैंने अपने बहुत सारे बुक समरीज वीडियोस में भी ये रिकमेंड किया है। लेकिन ऑथर फिल टाउन का ये मानना है कि डाइवर्सिफाई एंड होल्ड स्ट्रैटेजी एक प्रॉब्लमैटिक स्ट्रैटेजी है। ऑथर ये कहते हैं कि यूएस में पिछले 100 सालों में 60 साल से भी ज्यादा टाइम तक डाइवर्सिफाई एंड होल्ड स्ट्रैटेजी 0 या नेगेटिव में रिटर्न्स दिया है। उनका आर्गुमेंट ये है कि डाइवर्सिफाई एंड होल्ड स्ट्रैटेजी के बदले हमें अपने सिक्योरिटी को इंप्रूव करना चाहिए अपने स्टॉक्स को रेगुलर ट्रैक करके। और ये जाहिर सी बात है कि अगर आप 30 से 40 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप क्विकली कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। उन्हें कब बेचना है या कब उन्हें होल्ड करना है ये काफी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और उनके बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रही है ये भी समझना थोड़ा मुश्किल है और टाइम कंज्यूमिंग है अगर आपका पोर्टफोलियो काफी बड़ा है तो। ऑथर एक एग्जांपल शेयर करते हैं कि अगर आप एक फार्मासिस्ट हो तो मान लेते हैं कि आपको एक अर्जेंट वार्निंग मिली है कि इस कंपनी की दवाई आपको अवॉइड करनी है क्योंकि इसमें काफी मेजर साइड इफेक्ट्स दिखे हैं। और लकीली अगर आपको ये पता लग जाए और डेफिनेटली इसका असर कंपनी के ब्रांड नेम और बिजनेस पे पड़ेगा, तो मान लेते हैं कि अगर आप ये पहले ही प्रेडिक्ट कर लो तो आप सही टाइम पर उनके शेयर्स बेचकर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और लॉस को अवॉइड कर सकते हैं। ऑथर का ये कहना है कि इफ यू डाइवर्सिफाई व्हाटएवर हैपेंस टू द मार्केट विल हैपन टू यू। बेसिकली ऑथर का ये सजेशन है कि बिगिनर के लिए जब तक आप इसमें इनफ नॉलेज गेन नहीं कर लेते हैं तब तक आपको मैक्सिमम 5 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करें, और जैसे जैसे नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आपका बढ़ता है वैसे ही आपको धीरे धीरे डाइवर्सिफाई करना है। तो इस स्ट्रैटेजी में हमने सीखा कि डाइवर्सिफिकेशन एंड होल्डिंग स्ट्रैटेजी सबके लिए नहीं है। आपको शुरुआत में मैक्सिमम 5 शेयर्स पर ही फोकस करना चाहिए, ना कि 30-40 कंपनीज के स्टॉक्स लेकर परेशान होना चाहिए।
स्ट्रैटेजी नंबर 3 है गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टिंग फॉर मैक्सिमम रिटर्न्स। ऑथर फिल ये कहते हैं कि सबसे बेस्ट एंड इजीएस्ट तरीका है इन्वेस्टिंग का, वो ये है कि उन कंपनीज में आप इन्वेस्ट करिए जिस कंपनीज में आपको खुद इंटरेस्ट हो और जिस कंपनी में आप हिस्सा बनना चाहते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, आप स्टॉक्स ना खरीद कर डायरेक्ट आप किसी भी बिजनेस को खरीद सकते हैं, तो आप किस तरह के बिजनेस को खरीदोगे? कमेंट में आप मुझे जरूर रिप्लाई करिए। जब आप किसी भी स्टॉक को बिजनेस के माइंडसेट से नहीं खरीदते हैं तो आपका मेन गोल होता है क्विक मनी का, लेकिन जब आप उस बिजनेस में इंटरेस्टेड हो देन आप उस स्टॉक को आप ऐसे ही नहीं सेल करोगे, उसे आप बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे, जिससे कि आप एक अच्छे इन्वेस्टर भी बनते हैं। ऐसा करने से आप हर्ड मेंटालिटी से बचते हैं। हर्ड मेंटालिटी मतलब होता है भेड़ चाल, यानी आपके फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव में जो भी जिस भी तरीके के स्टॉक्स के बारे में वो बात करते हैं, आप बिना कोई एनालिसिस किए आप उसमें हर्ड मेंटालिटी की तरह उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर आपको नुकसान भी होता है। लेकिन जब आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपकी एनालिसिस भी थोड़ी डीप होती है, जहां पर आप उन कंपनीज की फंडामेंटल्स को देखते हैं, यानी उनकी लास्ट कुछ सालों की परफॉर्मेंस, उनकी मैनेजमेंट कैसी है, फिर ही आप अपना डिसीजन बनाते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। अगर मैं एक एग्जांपल शेयर करूं तो हम सब ने जेट एयरवेज एयरलाइन के बारे में जरूर सुना है और हम लोग ने ट्रैवल भी किया होगा इनके एयरलाइंस में। जेट एयरवेज इंडिया की बिगेस्ट एयरलाइन कंपनीज में से थी, जिनका मार्केट शेयर 22.5% था 2015 में। इनका स्टॉक प्राइस 5 जनवरी 2018 में था 870 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था और आज के डेट में इनका प्राइस है ओनली 88 रुपीज। एक्सपर्ट कहते हैं कि मिस मैनेजमेंट, ओवर वैल्यूड एक्विजिशंस, सडन ट्रांजिशंस एंड डेट ने इस कंपनी को बर्बाद कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो 2022 में ये फिर से मार्केट में कमबैक कर रहे हैं, लेकिन इनके इन्वेस्टर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था इनकी पुअर मैनेजमेंट की वजह से। जेट एयरवेज ने जब सहारा एयरलाइंस को एक्वायर्ड किया था तो अकॉर्डिंग टू मेनी एक्सपर्ट वो बिल्कुल ओवर वैल्यूड प्राइस पे उन्होंने उस कंपनी को खरीदा था, जिसने कंपनी की फाइनेंशियल्स को पूरा वीक कर दिया था। और इनका सडन ट्रांजेक्शन मेन रीजन था इनके फेलियर का। ये लो कॉस्ट कैरियर जैसे इंडिगो, गो एयर, स्पाइस जेट से कम्पीट करने लगे, लेकिन उन कैरियर को डिजाइन ही किया गया था लो प्राइस सर्विस के लिए। वही जेट एयरवे की सर्विस काफी हाई एंड थी। तो जो भी एयरलाइंस बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं वो डेफिनेटली इन्वेस्ट करने से पहले जेट एयरवेज के बारे में जरूर रिसर्च करेंगे और उसे अपने सिलेक्टेड कंपनीज के साथ जरूर कंपेयर भी करेंगे, क्योंकि आपका गोल है बिजनेस में आना, ना कि सिर्फ स्टॉक्स ओन करना। तो स्ट्रैटेजी नंबर 3 में हमने ये सीखा कि उन स्टॉक्स एंड कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिसका बिजनेस का आप एक पार्ट बनना चाहते हो, और इसका फायदा ये है कि आपको रिसर्च एंड एनालिसिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप इसमें इंटरेस्टेड हो और विद टाइम आप उस स्पेसिफिक सेक्टर में एक्सपर्ट भी बन जाएंगे। फिर आप नेक्स्ट सेक्टर पर फोकस कर पाएंगे। जब आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करते हो तो आप मार्केट एक्सपर्ट से भी बेटर परफॉर्म करते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 4 है सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर कंपनीज फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कोई भी पुरानी या वॉर बेस्ड मूवीज देखी होगी तो हर एक कैसल के बाहर आपको एक मोट्स जरूर दिखते होंगे। मोट्स को इसीलिए बनाया जाता है जिससे कि अगर एनिमी कैसल के अंदर आने की कोशिश करे तो उनके लिए मुश्किल हो और मोस्ट केसेस में वो कैसल और उनके अंदर लोग को हार्म ना कर सके। फाइनेंस में एक टर्म है इकोनॉमिक मोड्स, जिसका मतलब है कि ऐसा एडवांटेज जो एक कंपनी के पास होती है जिससे कि वो अपने कंपटीशन से बेटर होते हैं, जो हेल्प करती है उनके मार्केट प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने में। एक इकोनॉमिक मोट या फिर एक प्रोटेक्टिव शील्ड एक आसान शब्दों में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो उस कंपनी को मार्केट में डोमिनेट करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ अपने प्राइसेस को भी बढ़ा सके, जिससे कि इन्फ्लेशन से बचा जा सके और फाइनली ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सके। उसी तरह ऑथर ये कहते हैं कि हर एक कंपनी के पास अपना मोड्स होता है जो उसे खराब वक्त से बचाता है, और जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका ये मेक श्योर करना है कि उस कंपनी के पास एक से ज्यादा मोड्स होनी ही चाहिए, यानी उस कंपनी में कुछ तो अलग बात होनी चाहिए जो उसे बेहतर बनाती है अपने कॉम्पिटिटर से। कुछ एग्जाम्पल अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो जैसे IRCTC, इनकी मोनोपोली है, यानी आप कोई और जगह से रेल की टिकट्स बुक कर ही नहीं सकते। इंडिया में अगर आपको कोई भी रेल टिकट्स बुक करनी है तो आपको इनके थ्रू ही करना पड़ेगा। चाहे आप कोई ऐप या कोई वेबसाइट चूज कर लो, वो आपको रीडायरेक्ट करके IRCTC की वेबसाइट पर ही लेके जाएंगे। इसी के साथ साथ IRCTC की एक और सेक्टर में फिलहाल मोनोपोली है, वो है ई कैटरिंग सर्विसेज।
इसके वजह से IRCTC की अर्निंग्स 28% बढ़ी है 2016 से लेकर 2020 तक, और IRCTC एक डेट फ्री कंपनी भी है। तो IRCTC अगर एक बड़ी सी कैसल है तो उनका इकोनॉमिक मोट है मोनोपोली का। और जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ मोनोपोली वाले कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना है, बल्कि अगर किसी कंपनी के पास इनटैंजिबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जैसे पेटेंट या ट्रेड सीक्रेट, तो उस तरीके के प्रोडक्ट्स कोई और कंपनीज बना ही नहीं सकती, जिससे कि कंपटीशन कोई रहेगा ही नहीं। इकोनॉमिक मोड्स जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम, प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड इवन स्विचिंग कॉस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। जैसे जो व्यक्ति एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो जब वो स्विच करते हैं iOS में तो उन्हें काफी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए लोग जिस तरीके के फोन्स यूज करते आ रहे हैं और उसी ऑपरेटिंग सिस्टम से वो जुड़े रहना चाहते हैं, और ये एक इकोनॉमिक मोड भी है। अभी आपने मोड्स क्या होता है ये सीख लिया, अब हम ये समझेंगे कि कंपनी का इकोनॉमिक मोड्स या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे कैलकुलेट करे, जिसके लिए ऑथर ने कुल 5 इंडिकेटर रिकमेंड किए हैं। पहला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, दूसरा है इक्विटी ग्रोथ, तीसरा है अर्निंग्स पर शेयर्स ग्रोथ, चौथा है सेल्स ग्रोथ और पांचवा है कैश ग्रोथ। ऑथर कहते हैं कि ये पांचों 10% वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए, और ये सारे डिटेल्स आपको आराम से ऑनलाइन मिल जाते हैं, और जिस भी ऐप का आप यूज करते हो फॉर इन्वेस्टमेंट वहां भी आपको मिल जाता है। तो स्ट्रैटेजी नंबर 4 में हमने सीखा कि कैसे सेलेक्ट करें कोई भी कंपनी, जिसमें हमने इकोनॉमिक मोड्स के बारे में सीखा और साथ ही साथ वो 5 इंडिकेटर्स के बारे में भी सीखा, जिससे कि हमें ये पता लग जाएगा कि कोई कंपनी अच्छा है कि नहीं फॉर इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं आखिरी स्ट्रैटेजी यानी स्ट्रैटेजी नंबर 5, जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड इन्वेस्टिंग ऑन कंपनी CEO। ऑथर आखिरी स्ट्रैटेजी में बात करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक ऐसा इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल है जिसमें इन्वेस्टर तभी किसी भी कंपनी की शेयर को खरीदता है जब वो शेयर अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में ट्रेड कर रहा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है ABC लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस है अभी मार्केट में 100 रुपीज, और आपने रिसर्च किया और कंपनी की फंडामेंटल्स को भी चेक किया और आपको लगता है कि इसका शेयर प्राइस अभी 90 रुपीज होना चाहिए, और इस वैल्यू को फेयर प्राइस कहते हैं। और जब भी एक इन्वेस्टर फेयर प्राइस से कम में किसी भी शेयर को खरीदता है उसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो फेयर प्राइस है 90 रुपीज, और अगर आपने इस शेयर को खरीदा है 81 रुपीज में, तो यहाँ आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 10%। तो ये जो 9 रुपए का डिफरेंस है यही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इससे आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिस्क कम हो जाते हैं। इसको सिंपल शब्दों में वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। यहाँ पर आपको वैल्यू एंड प्राइस का डिफरेंस पता होना चाहिए। वॉरेन बफेट कहते हैं कि प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक की मैंने डिटेल समरी की है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में क्लिक करके अच्छे से वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में सीख सकते हैं। और साथ ही साथ ऑथर ये सजेस्ट करते हैं कि कंपनी के साथ साथ आपको कंपनी के CEO पर भी इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी उनका विजन, माइंडसेट एंड मैनेजमेंट स्टाइल कैसा है ये भी आपको डेफिनेटली एनालिसिस करनी चाहिए। एक अच्छा CEO हमेशा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए अपने शेयर होल्डर्स के साथ। उनका अगर ये साल अच्छा हुआ है तो क्यों अच्छा हुआ है, अगर बुरा हुआ है तो क्यों बुरा हुआ है, ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन करना चाहिए। और आने वाले 5 से 10 सालों में वो कंपनी को कैसे टॉप पर लेके जा सकते हैं, इसका भी स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो इस स्ट्रैटेजी में हमने सीखा मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड कंपनी के CEO का भी एनालिसिस करना चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले। तो वीडियो की समरी कुछ इस प्रकार है। अगर आपको स्टॉक इन्वेस्टिंग हफ्ते के 15 मिनट से भी कम टाइम में करना है तो आपको सबसे पहले एक माइंडसेट लाना होगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न्स आप कमा सकते हो, और जिसके लिए आपके पास कोई डिग्री या एक्सपर्टीज होने की जरूरत नहीं है। आपको स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए। दूसरा, एक बिगिनर के लिए इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए, बल्कि मैक्सिमम 5 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरा इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी जो हमने सीखा वो है उस कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। इससे आपको रिसर्च करने में आसानी होगी और आप जल्दी डिसीजन भी ले पाएंगे कि इसे सेल करना है या फिर इसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है। चौथे स्ट्रैटेजी में हमने सीखा इकोनॉमिक मोड्स एंड 5 इंडिकेटर के बारे में, और आखिरी स्ट्रैटेजी में हमने सीखा मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड CEO की एनालिसिस करना। अगर आप इसे अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप बड़े आराम से एक ऐसा पोर्टफोलियो बना पाएंगे जिससे बस मैनेज करने के लिए 15 मिनट से भी कम टाइम लगेगा हफ्ते में। अगर आपको मेरी ये डिटेल समरी अच्छी लगी तो प्लीज आप मुझे जरूर सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक कर और अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करके। और कमेंट सेक्शन में मुझे आप अपने डाउट, सजेशंस या इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग कुछ भी आप जरूर मुझे लिख सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। मेरा गोल इस चैनल से है कि मैं 10,000 लोगों को हेल्प करूँ फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में। मैं लोगों
वीडियो में फाइनेंशियल लिटरेसी शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि हमारा इंडिया पूरे विश्व का सबसे बेस्ट कंट्री बने इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट या पर्सनल फाइनेंस। आप बुक पिलो को बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जरूर फॉलो करिए, जैसे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो करिए, वहां पर भी मैं एक्टिव हूँ। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और डिटेल बुक समरी के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।